आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी बताऊंगा। इस एक ही वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, सारे फॉर्मूला, सारी रिएक्शंस, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सारे फॉर्मूलाज जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होंगे, जहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, वो सारे मैं एक में लेके आ गया हूँ, ताकि आप लोगों को बस यहाँ से देखना रहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यही मुझे पढ़ने हैं। हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी बताऊंगा। जी हाँ, इस एक ही वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, सारे फॉर्मूला, सारी रिएक्शंस, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना है। कुछ डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी मैं आपको साथ में करवाऊंगा कि हाँ इन डायग्राम्स को ड्रॉ कितनी आसानी से आप कर सकते हैं या कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इन इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में मैंने एनसीईआरटी के काफ़ी डायग्राम्स को इस्तेमाल किया है, काफ़ी डायग्राम्स इसमें यूज़ किए हैं मैंने, बट फिर भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा डायग्राम आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि इस एक ही वीडियो के अंतर्गत आप सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के साथ में। तो पहला इंपॉर्टेंट डायग्राम जो हमारे पास में आता है वो आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। जी हाँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का जो डायग्राम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा चीज़ों को लेकर, क्योंकि कई बार कट सेक्शन ऑफ लीफ पूछा जाता है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आपको लीफ के बारे में पता होना चाहिए। तो लीफ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो लीफ का स्ट्रक्चर किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात कर लेता हूं। तो देखिए, जब भी आपको कट सेक्शन ऑफ लीफ बनाना है, कट सेक्शन ऑफ क्या बनाना है, लीफ बनाना है। तो इस डायग्राम में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ कट सेक्शन ऑफ लीफ में पहले तो एपिडर्मिस बनाई गई है। क्या बनाई गई है? एपिडर्मिस, जिसमें आपके पास में दो रहेंगी, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। तो ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। बीच में आपके पास में दो तरह की सेल्स है, एक इलोंगेटेड सेल्स है और एक राउंड सेल्स है। तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें आपके पास में एक अपर एपिडर्मिस हो, एक लोअर एपिडर्मिस हो, इसका आप विशेष कर ध्यान रखें। जैसे ये अपर एपिडर्मिस आपने ड्रॉ कर दी, मान लीजिए ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, अपर एपिडर्मिस हो गया, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, इनके बीच में गैप रखना ताकि आप स्टोमेटा बना सको। ये लोअर एपिडर्मिस हो गई मान लीजिए, या आप इसको ऐसे बना दो। तो ये हमारे पास में हो जाएगा स्टोमेटा, ये स्टोमेटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास में दो तरह की ये सेल्स हो गई। आप इसको जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि एज इट इज आपको सेम ही बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ चल सकता है। इस तरीके से अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो चल जाएगा। ये अगर मैं लेबलिंग करूं तो ये हमारे पास में हो जाएगा अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और ये हमारे पास में हो जाएगा लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा लोअर एपिडर्मिस। समझ गए आप? ये हमारे पास में सेल्स हो जाएंगी, मेसोफिल टिश्यू नाम दे दीजिए आप इसे, मेसोफिल टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बनाए हुए हैं अंदर, तो ये आपके पास में बन जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में कट सेक्शन ऑफ लीफ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें स्टोमेटा की बात की गई है। तो जब भी आप स्टोमेटा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कट सेक्शन ऑफ लीफ पता होना चाहिए। अपर एपिडर्मिस पे यहाँ पर मैंने गैप नहीं दिया है, आप गैप देके स्टोमेटा उसको सिंबलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस ईयर के लिए, अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डायग्राम जो है वो स्टोमेटा का है। तो आप घर पर जरूर इसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि इस बार 2025 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो स्टोमेटा का डायग्राम आपको बनाना है। स्टोमेटा आपको पता होगा कि स्टोमेटा में जब भी आप बात करेंगे, है ना, तो जब भी आप स्टोमेटा की बात करेंगे तो स्टोमेटा में आपको याद रखना है
कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। जब भी आप किसकी बात कर रहे हैं, स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, तो स्टोमेटा में देखिए सबसे पहले स्टोमेटा में जैसे मान लीजिए ये गार्ड सेल हो गई, ये गार्ड सेल हो गई, ये यहाँ पे, ठीक है। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स रहेंगी, स्टोमेटल पोर रहेगा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास में हो गया स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, ये हम बना देंगे गार्ड सेल, ठीक है। ये हमारे पास में रहेगी सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास में रहेगा न्यूक्लियस। यहाँ पे गार्ड सेल के अंदर आप क्लोरोप्लास्ट भी बना सकते हैं, ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हालांकि ये स्टोमेटा का डायग्राम भी अगर आप ड्रॉ करते हैं तो मोर देन इनफ है, तो स्टोमेटा का डायग्राम भी है जो आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। स्टोमेटा के दो ही काम होते हैं, एक गैसियस एक्सचेंज होता है, एक ट्रांसपिरेशन होता है, ये आपको स्पेसिफिकली दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब अमीबा फूड कैप्चर करता है, तो इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको देखना है। सीबीएसई के एग्जाम में इस बार ये पूछा गया था कि अमीबा फूड गेन करता है, उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताओ, तो मे भी चांस है कि एक आसान डायग्राम के आधार पर ये आपको दिया जा सकता है। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप अमीबा के बारे में बात कर रहे हो, तो ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा जैसे ही अमीबा को फूड का पता चलता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले फूड वैक्यूल बनाता है, या मैं कह सकता हूँ सूडोपोडिया डेवलप करता है। तो ये इसके सूडोपोडिया हो गए। फिर सूडोपोडिया से वो क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, पूरा फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, और फूड को कैप्चर करने के बाद में डाइजेशन कर लेता है, ये चीज़ है। तो आपको ये पूरा वैक्यूल के हिसाब से इस डायग्राम को बनाना है। तो आप याद रखिएगा कि सूडोपोडिया वाले को मेंशन करना है, यहाँ पे सूडोपोडिया वाला मेंशन करना है, और अमीबा का डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि जब अमीबा फूड गेन कर रहा है, जब अमीबा फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास में आता है एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से इसका थोड़ा चांस मुझे कम लग रहा है, बट फिर भी डाइजेस्टिव सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये मिल जाएगा आपको। तो आपको डायग्राम हर एक चीज का प्रैक्टिस करना है, रीजन बीइंग क्योंकि अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, तो आप जरूर प्रैक्टिस करें। मेरा माने इस बात को कि भाई माना कि कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पता होने चाहिए, बट अगर हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है तो हमें हर एक डायग्राम को ड्रॉ करना है। रीजन बीइंग अगर 2 या 3 नंबर के भी टोटल डायग्राम्स आते हैं तो भैया 2 और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम एलिमेंट्री कैनाल का अपने को बनाना है। अब यहाँ पे इसको डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। तो डायग्राम किस हिसाब से ड्रॉ करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये फूड पाइप यहाँ से आएगा, फूड पाइप यहाँ से आया, ये फिर हमारे पास में स्टमक आ गया, ठीक है। उस स्टमक के बाद में ये यहाँ पे हमारे पास में ये लीवर आ जाएगा इस तरीके से, या इसको अपन थोड़ा ऊपर बना लेते हैं लीवर को, ये लीवर आ जाएगा, ये पैनक्रियाज आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आ जाएगा हमारे पास में। गॉल ब्लैडर आप यहाँ पे बना सकते हैं, अलग से बना सकते हैं, अंदर के हालांकि अंदर की ओर रहता है, बट आप इसको यहाँ पे अलग से दिखा सकते हैं। ये इस तरीके से अलग आप गॉल ब्लैडर इसमें दिखा सकते हैं। तो ये नाम रहेंगे, मेरा डायग्राम ड्रॉ करने का बस ये तरीका है। चीज़ें हैं कि भाई आपको थोड़ा चीज़ें याद हो जाए, जैसे ये हमारे पास में ईसोफेगस है, फूड पाइप है,
ये हमारे पास में स्टमक रहेगा, फिर ये हमारे पास में लीवर आ जाएगा, यहाँ हमारे पास में गॉल ब्लैडर आ जाएगा। एक्चुअल पोजीशन तो गॉल ब्लैडर की यहाँ इसके पीछे की तरफ से रहती है, बट यहाँ पे दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा अलग दिखा रहे हैं। ये पैनक्रियाज हो जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन बन जाएगी, ये हमारे पास में बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये एनस, ओपनिंग का नाम हो जाएगा एनस। ये अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं आप इसको, तो ये अपेंडिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर रहेंगी। डन है। तो ईसोफेगस हो गया, हमारे पास में स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें हैं। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, तो इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी डायग्राम हमारे पास में है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सबसे कॉमन डायग्राम अगर आप देखोगे ना, प्रीवियस ईयर PYQ उठा के देखोगे तो ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीटेटिव मोड पे एग्जाम में सिस्टम पूछा गया है डायग्राम में, वो कौन सा रहेगा, वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेटिव मोड पर पूछा गया है, तो आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ड्रॉ करना है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको ड्रॉ करना है, ये आना चाहिए अच्छे तरीके से। रीज़न है कि उसका, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेटिव मोड पे आया है। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, इस पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास में मान लीजिए ये अपन ने बनाया, माउथ पार्ट बनाया, यहाँ पे नोज़ वाला पार्ट ये अपन ने बनाया, मान लीजिए ये ट्रैकिया हो जाएगी। एक सेकंड, इसको अपन ऐसे वाइट वाले से बना लेते हैं, थोड़ा सा पिंक से बना लेते हैं। मान लीजिए ये पाइप अपन ने बनाया इस तरीके से, ये ट्रैकिया हो गई, ठीक है। ट्रैकिया जल्दी बना दी मैंने थोड़ी सी। ये लैरिंग्स हो गया, ये ट्रैकिया, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। ये इस तरीके से चीज़, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप नाम देख रहे हैं तो इन्हें अच्छे तरीके से आप ज़रूर पढ़ें। तो सबसे पहले तो ये तो हमारे पास में होगा लैरिंग्स, ये पोर्शन हमारे पास में कहलाएगा ट्रैकिया, ये हमारे पास में कहलाएगा लंग्स, ये हमारे पास में कहलाएगा एल्वियोलाई, ये हमारे पास में कहलाएगा डायफ्राम, ये हमारे पास में कहलाएगा ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा नॉस्ट्रल्स, ये सब है, ये फेरिंग्स हो जाएगा, कॉमन पैसेज है। तो इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट इसके बाद में बात करता हूँ तो आता है ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट में बात क्या होती है कि हर कोई कहता है कि सर ह्यूमन हार्ट में अगर मान लीजिए कि हम सिम्बॉलिक डायग्राम बनाएं, सिम्बॉलिक का मतलब जैसे काफ़ी सारे लोग इसको इस तरीके से बना देते हैं कि चैम्बर बना के दिखा दिया सर, काम फंक्शनिंग के लिए चैम्बर बता दिया ऐसे, कुछ लोग इसको ऐसे बता देते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको इस तरीके से बना देते हैं, है ना, ये ऐसे बना दिया किसी ने। तो कुछ लोगों का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रहता है, कुछ का इस तरीके से, कुछ NCERT के हिसाब से बनाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब डबल सर्कुलेशन पूछ रहा हो क्वेश्चन में, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर डबल सर्कुलेशन पूछ रहा है तो अगर ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो या ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली उसने बोला है कि ह्यूमन हार्ट का कट सेक्शन बनाओ या ह्यूमन हार्ट का डिटेल डायग्राम बनाओ, तो आपको NCERT डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। काफ़ी मतलब बच्चों के क्वेश्चन ये थे
कि सर है ना हमें तो ये बताओ कि ना डायग्राम कौन सा बनाना है, क्योंकि जैसे हम ऐप में सिखाते भी हैं तो हम काफ़ी बार ये वाला डायग्राम बना देते हैं। अगर स्पीडली मैं पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, तो मैं ये डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों के मन में यही क्वेश्चन आता है कि डायग्राम ड्रॉ कौन सा करना है, ये करेंगे तो नंबर मिल जाएंगे क्या? तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन पूछा है ना तो आप चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि टीचर की अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है। देर आर सम टीचर्स जो आपको इसमें भी नंबर देंगे एंड देर आर सम टीचर्स जो इसको बिल्कुल कट कर देंगे। तो देखिए टीचर की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ज़्यादा प्रेफरेंस अगर आप दें तो आप एनसीईआरटी को दें, क्योंकि डायग्राम जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं मन से ड्रॉ करने की बजाय एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। आप लोगों के लिए ज़्यादा सही वही रहेगा कि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फोकस करें। अब इस साल के लिए ज़्यादा ज़रूरी जो क्वेश्चन है वो ये है, किडनी का डायग्राम है ना, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आपको दें तो ये किडनी आपको ड्रॉ करनी है सबसे पहले तो, ठीक है। ये किडनी इस तरीके से ड्रॉ करनी है। उसके बाद में यहाँ से ये यूरेटर जाएगी, ठीक है, ये यूरेटर गई। उसके बाद में यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स लग जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स लग जाएंगे, ये लग गई यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये किडनी आ जाएगा अपने पास में बेटा, ये यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, ये यूरेथ्रा हो जाएगा नीचे, और ये यूरेटर वगैरह तो है ही है, एड्रिनल ग्लैंड वगैरह चीज़ें है ही है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। अगर मैं बात करूँ इस साल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सबसे तगड़ा डायग्राम जो होता है नेफ्रॉन का। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर नेफ्रॉन के डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है। अगर मान लीजिए एग्जाम में नेफ्रॉन आ जाए या यूरिन फॉर्मेशन आ जाए और हमें डायग्राम ड्रॉ करने की बात कही जाए तो हम डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे, हम उसे कैसे बनाएंगे, तो इस पर बात करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको ये ड्रॉ करने की बात आए कि सर नेफ्रॉन का डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है, तो नेफ्रॉन के डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये सबसे पहले तो इस तरीके से ये ट्यूब निकलनी चाहिए, ये यू शेप ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से बना देंगे अपन। यहाँ पे ये ब्लड वेसल आ जाएंगी, ये ब्लड वेसल इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। इसको आप चाहें तो यहाँ पे ये पूरा इसको इस तरीके से साइड ऑफ लाइन ऐसे कर सकते हैं। ये ब्लड वेसल इस तरीके से इसके चारों ओर गुच्छा बना लेंगे। तो क्या क्या नाम रहते हैं अगर मैं बात करूँ इसमें, तो ये हमारे पास में रहता है बोमेन्स कैप्सूल। क्या रहता है? बोमेन्स कैप्सूल रहता है। दूसरे नंबर पे आता है ग्लोमेरुलस, तीसरे नंबर पे आता है पीसीटी, चौथे नंबर पे आता है लूप ऑफ हेनले, उसके बाद में आता है बेटा डीसीटी, और फिर लास्ट में आता है सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये डायग्राम इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है कि जब भी आप डायग्राम बना रहे हैं तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि हर कोई डायग्राम जो है वो उतना बेहतर नहीं बना सकता है ना, क्योंकि देखिए कला यानी आर्ट इज़ अ थिंग जो किसी की बहुत बेस्ट होगी और किसी की बहुत बदतर होगी, और बाकी एवरेज में तो है ही है। तो मैं हर बार ये सोचूं कि यार मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनता है तो मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको मेरी एक जनरल चीज़ बताता हूँ। मैं जब क्लास 10th में था और क्लास 12th में भी, मतलब मेरा सब्जेक्ट बायो से रिलेटेड था, तो मुझे डायग्राम्स वगैरह ज़्यादा आते थे एग्जाम में। 10th में भी जब डायग्राम्स आए थे तो मेरा थोड़ा डायग्राम का ऐसा था कि हाँ, शुरू में डायग्राम से मेरी बनती नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अच्छा डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, एंड क्या ही है, बाकी तो थियरी में मेरा नंबर आ ही जाएगा, 1-2 नंबर डायग्राम में कटेंगे। क्योंकि मैं उस टाइम वो बहुत ज़्यादा, मेरी वो थॉट नहीं थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ही सुप्रीम नंबर लाने हैं। तो इस वजह से मैं क्या करता था कि 1-2 नंबर के डायग्राम ऊपर नीचे कर देता था, मतलब छोड़ देता। बाद में मुझे रियलाइज़ होने लगा कि नहीं यार, डायग्राम छोड़ना नहीं है। जो नंबर मेरे हैं, जो नंबर मेरे लिए ज़रूरी है, वो तो मुझे लेने हैं। और मैं प्रैक्टिस करने लगा ना तो मुझे डायग्राम बनाने आने लगे।
तो वहां से मुझे एक चीज क्लियर हुई कि अगर यार मैं इसकी प्रैक्टिस शुरू से करता, मैं अपनी इस कमी को अगर कमी मान के बैठा रहूंगा तो ये कमी कभी दूर नहीं होगी। तो हमें भी यही चीज ध्यान रखनी है कि हमारे अंदर जो भी कमी है उस पर अगर हम सुधार का काम करें तो हम उसमें सुधार ला सकते हैं, ये हमेशा याद रखिए। अगर हम हमारी कमी को ऐसा मान ले कि यार ये तो मेरे में कमी है, स्वीकारना, एक्सेप्टेंस जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है। जो चीज मेन होती है वो होती है एक्सेप्टेंस के बाद में उसके अंदर सुधार करना, उसके अंदर किसी ना किसी तरह का बिहेवियरल चेंज करना, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करना, वो सबसे बेस्ट होती है। अगर आप अपने अंदर बदलाव की कोशिश कर रहे हैं ना तो यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ, ये चीज याद रखें आप। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आपके डायग्राम्स अच्छे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर होंगे। ज्यादा बेस्ट नहीं होंगे पर बदतर जो हैं स्थितियां उससे सामान्य स्थितियों पर पहुंचेंगे, सामान्य से थोड़ा सुधार की ओर पहुंचेंगे और हो सकता है कि सर्वोत्तम की ओर भी आप पहुंच जाएं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करता हूं। अगला डायग्राम जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है हमारे पास में डायग्राम है न्यूरॉन का, और इंपॉर्टेंट डायग्राम जरूर है क्योंकि एग्जाम में नर्व सेल का डायग्राम पूछा जाता है। तो नर्व सेल का आपको डायग्राम पूछे या न्यूरॉन का डायग्राम आपको पूछे तो आपको बनाना आना चाहिए। अब आप नर्व सेल या न्यूरॉन का डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे ये देखें। तो जब भी नर्व सेल की बात आपसे करें तो नर्व सेल इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना। ये चीज समझ गए आप। तो ये नर्व सेल का हमारे पास में चीजें हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास में है डेंड्राइट्स, ये हमारे पास में है सेल बॉडी, और ये हमारे पास में है एक्सॉन। ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये नर्व एंडिंग्स हो जाएगी, है ना, ये नर्व एंडिंग्स हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है और नर्व एंडिंग्स है। तो नर्व सेल का डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अगला आता है रिफ्लेक्स एक्शन का। देखिए रिफ्लेक्स आर्क का क्वेश्चन जो है अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखेंगे तो काफी बार रिपीट हुआ है। मैं ये जरूर कहूंगा कि रिफ्लेक्स एक्शन में आप लोग जरूर मेहनत करें और क्वेश्चन को जरूर याद करें। क्वेश्चन इन द सेंस इसका जो आंसर है रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड है या जो भी चीजें हैं उसको आप रिवाइज रिपीटेटिव मोड पर करें, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांस ज्यादा हैं। क्योंकि पिछले पैटर्न को हम जब भी देखते हैं ना, एनालिसिस हमेशा पिछले पैटर्न को देखकर करना चाहिए। कभी भी आप कोई चीज कर रहे हैं तो पिछले पैटर्न को एनालिसिस कीजिए, और पिछले पैटर्न को एनालिसिस करने पर हम ये पाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम में आया है। तो रिफ्लेक्स आर्क में आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये हाथ बनाया जैसे मान लीजिए, तो आप यहाँ पे एक कप बना के बस एक सिंबलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये एक चीज हमारे यहाँ से जा रही है, इसको आप बस हैंड नाम दे दीजिए। और इस जगह पर ये इफेक्ट हुआ है तो ये एक थोड़ा आपको ऐसे बना लेना है। फिर यहाँ से नर्व्स जाएंगी, ये सेंसरी न्यूरॉन जाती है, ये सेंसरी न्यूरॉन जाएगी, ये कहाँ जाएगी, ये हमारी जाती है, कहाँ पर जाती है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। कहाँ पर जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आएगी और वापस यहाँ से कौन लेकर आएगी, ये मोटर न्यूरॉन। मतलब ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये वापस जो लेके आ रही है वो कौन सी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। इतना सा आपको डायग्राम बनाना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ये पूरा ड्रॉ करें, यहाँ पर ये वाला पूरा हिस्सा ड्रॉ करें, बट अगर आप कर लेते हैं तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि काम आने वाली चीज़ है। ठीक है ना, ये इस तरीके से आपको हिस्सा बनाना है, यहाँ पे ये हिस्सा इस तरीके से बना जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डेट विल बी गुड। याद रखिएगा कि बनाना डायग्राम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। मन से बनाए हुए डायग्राम में चांस थोड़े कम हो जाते हैं नंबर मिलने के, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमने हमारे मन से बनाया, ठीक है, मन से करना भी चाहिए। कोई हर बार हमें वो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तरीके से बुक का कीड़ा नहीं बनना है कि जो बुक में दिया हुआ एज इट इज हम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर मन से किया गया है तो वहां पर वो रिलेट भी करना चाहिए। मन से कुछ भी बना दिया मान लीजिए, वो रिलेट तक नहीं कर रहा है तो उसका नंबर टीचर कैसे देगा। फिर हम कहते हैं कि सर हमने तो मन से लिखा, नंबर नहीं दिए। अरे भैया, मन की भाषा को लिखो तो वैसा कि जो बताना चाह रहे हो वो सामने वाले को समझ भी आए, ये चीज ध्यान रखें।
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास में आता है कौन सा, ब्रेन का। जी हाँ, तो ब्रेन का डायग्राम हम लोगों के लिए जरूरी रहेगा। अब ब्रेन का डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ब्रेन में 3 लेयर होती है, तो सबसे पहले तो ये 3 लेयर इस तरीके से आप बना दीजिए ऐसे। लेयर पास पास बनाएंगे तो ज़्यादा सही बनेगा, अच्छा बनेगा। ये ब्रेन की 3 लेयर इस तरीके से बना लीजिए। कैसे क्या करना है वो सब बताऊंगा मैं आपको। थर्ड लेयर में थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। थर्ड लेयर में क्या कीजिएगा, इसको ऐसे ले जाके ऐसे, जो फोर्थ लेयर इसी से बना लीजिएगा, थर्ड लेयर से ही। थर्ड लेयर से ही फोर्थ लेयर आपको बनानी है। फोर्थ लेयर किसकी होगी, स्कल की, मतलब सबसे बाहर की स्कल होता है ना, ये चीज़ हो गया डन। अब आपको क्या करना है, ये लेयर थोड़ी सी ऐसे एक्सटेंड कर लो। अब सेंटर में ये ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ करना है। ये इस तरीके से ऐसे, ये ऐसे ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने के बाद में जो व्हाइट लाइंस मैंने बनाई है, इन व्हाइट लाइंस को आपको सारे को यहाँ पे जोड़ लेना है इस तरीके से, ये जोड़ लेना है, ठीक है भैया। ये आपके पास में इनर पार्ट आपका बन जाएगा। बन गया भैया। अब आपने क्या करना है, अंदर की तरफ इनर लेयर जो है उस पर इस तरीके से लाइन घुमानी है। जैसा मैं बताऊं वैसे आप बना लेंगे तो बन जाएगा डायग्राम। बिल्कुल एमएफ हुसैन के जैसे अपन 10th में मतलब बिल्कुल वो एज इट इज डायग्राम बना पाएंगे ये तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, बट हाँ काफ़ी हद तक मिलता जुलता डायग्राम हम ड्रॉ कर पाएंगे। ये बना लिया। अब अंदर से वाई जे आई बनाना है। ये वाई हो गया, ये जे हो गया, ये आई हो गया, वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये आई बना लेते हैं, ये वाई, ये आई, ये जे, ये आई, ये ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, समझ गए आप। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास में ब्रेन का डायग्राम बन जाएगा। हालांकि थोड़ा नीचे चला गया, आप इसको ऊपर ऐसे मतलब रिवर्ट कर लीजिएगा। ये हमारे पास में मिड ब्रेन बन जाएगा। तो ये ब्रेन इस तरीके से आप ड्रॉ कर पाएंगे जिससे आपका मतलब सारा काम बन जाएगा। ये बाहर स्कल की लेयर है। इसके अलावा ये ब्रेन की 3 लेयर हो जाएगी, जिसमें एक पहले का नाम ड्यूरा मैटर होता है, बीच वाली का नाम अरेकनॉइड होता है, इसके अलावा अंदर वाली का नाम, सबसे अंदर वाली का नाम होता है पायामीटर। क्या नाम होता है, पायामीटर। ये हमारे पास में रहेगा सेरिब्रम, ये हमारे पास में रहेगा मिड ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास में रहेगा सेरिबेलम, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये हमारे पास में रहेगा पोन्स, ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। बस मोर देन इनफ है, ये चीज़ें हो गई। चलिए नेक्स्ट। अब ये हो गया हमारे पास में ब्रेन का डायग्राम कंप्लीट। तो आप ऐसे ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये आप देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि सर ये वाला डायग्राम कौन सा है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम हमने देखा नहीं। तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम कहाँ पर दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में लेशमेनिया का। किसका दिया हुआ है, लेशमेनिया का डायग्राम दिया हुआ है। लेशमेनिया का डायग्राम अगर मैं बात करूँ तो लेशमेनिया में बात ये थी कि भाई जब लेशमेनिया की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर बाइनरी फिजन दिखाया गया है। जैसा अमीबा में बाइनरी फिजन नहीं होता है क्या, जब अमीबा बाइनरी फिजन करता है तो ये लेशमेनिया में बाइनरी फिजन दिया हुआ है, लेशमेनिया। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है डायग्राम। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसपे हम उतना फोकस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जबकि आउट ऑफ सिलेबस है नहीं, वो है सिलेबस का, बट हमें ऐसा लग रहा होता है कि नहीं यार ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो बाइनरी फिजन अमीबा में हम लोग पढ़ते हैं, बट ये हमें कहाँ पर दिया हुआ है, लेशमेनिया में दिया हुआ है। तो लेशमेनिया में बाइनरी फिजन ये हमारे पास में हो जाएगा।
अगला देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास में रीजनरेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। रीजनरेशन हमें दिया हुआ है किसमें, प्लेनेरिया में। किसमें दिया हुआ है, प्लेनेरिया में दिया हुआ है। प्लेनेरिया में ये इस तरीके से ऑर्गेनिज्म था। इसके अगर आप हिस्से कट कर दें तो ये हिस्से बन जाएंगे। इसमें हर एक हिस्सा जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, हर एक हिस्से से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसमें इसका लोअर पार्ट बनेगा, इसमें अपर और लोअर पार्ट बनेगा, इसमें पूरा अपर पार्ट बन जाएगा। ये रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है। नेक्स्ट आता है बडिंग इन हाइड्रा। ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बडिंग इन हाइड्रा पढ़ना है आपको। इसके अलावा राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 इसलिए लिखा है, रीजन बिंग हमें लेबलिंग करनी है। तो फ्लावर का डायग्राम आप लोग जरूर पढ़ के जाएं कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब फ्लावर का बनाने को बोला जाता है तो आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना आना चाहिए, कि जब भी आप फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएं तो एटलीस्ट आपको ध्यान रहे कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमने बनाई है। जैसे यहाँ पर ये सबसे पहले हमारे पास में ये कैलिक्स रहेंगे, फिर कैलिक्स के बाद में हमारे पास में ये कोरोला रहेगा, ये फीमेल पार्ट रहे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम फ्लावर का बना सकते हैं जिस तरीके से ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हालांकि अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं ऐसे, मतलब ऐसे बहुत सारे बनाए हुए हैं इन्होंने, ये आप अलग अलग बना सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे बना सकते हैं, पर ठीक है चल जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट है ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ है, कि मतलब जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है तो स्टिग्मा पर आने वाला पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब बनाता है। तो ये वाला डायग्राम भी आप जरूर देख कर जाएं। ये सीड का डायग्राम है, डाइकॉट सीड है वगैरह, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में आपके पास में जो आ जाता है वो आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसका बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12th में भी चले जाएंगे, बायो में सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा पूछा गया है, वो सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, चलिए डन है, कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, है ना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बार आया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, डायग्राम इसका बहुत सुपर्ब तरीके से आपसे मतलब आपको बनाना आना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे जो मैंने आपको बताया। फिर भी और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो हैं वो मैं आपको नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको वापस से ध्यान में रहे, जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाने हैं। सबसे पहला डायग्राम जो आपको पढ़ना है दैट विल बी ऑफ स्टोमेटा। ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है। आपको पढ़ के जाना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ये आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। फिर आपको करके जाना है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और स्लैश करके नेफ्रॉन बोल देता हूँ। इसके अलावा अगर आप डायग्राम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप न्यूरॉन, रिफ्लेक्स आर्क, इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बडिंग, ठीक है, ये आप थोड़ा सा अच्छे से करके जाएंगे। मतलब ये तो स्पेसिफिकली करने ही करने हैं, ये आप लोगों को स्पेसिफिकली करने हैं, समझ गए आप? तो एग्जाम में जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये वाला आप जरूर करके जाएं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की, है ना। वो सारे फॉर्मूलाज जो आपकी क्लास 10th में दिए हुए हैं उन सभी को मैं एक ही जगह लेकर आ गया हूँ। सारे फॉर्मूलाज जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होंगे, जहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, वो सारे मैं एक में लेके आ गया हूँ, ताकि आप लोगों को बस यहाँ से देखना रहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यही मुझे पढ़ने हैं, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी।
तो सबसे पहले आता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। जब भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बारे में बात करते हो तो आपके पास में आएगा r इजिकल्स टू 2f। यहाँ पे f लिखोगे तो f आएगा r/2। क्या आएगा? r/2 आएगा। तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करके। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फोकस कितनी आएगी? फोकस 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस सिंपल। कैसे निकाला? ऐसे फॉर्मूले से निकाल दिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या है? r इज इक्वल टू, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का क्या होता है? डबल होता है। इसके अलावा अगर आगे मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में आता है मिरर का, और मिरर के फॉर्मूला में आपको याद रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपके पास में फॉर्मूला रहेगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस u। यहाँ पर u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। यहाँ पर v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है। यहाँ पर f क्या है? फोकल लेंथ है। तो याद रखेंगे u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गया, v इमेज की डिस्टेंस हो गया, f हमारे पास में क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया है। मैग्निफिकेशन मिरर का निकालना है तो m इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू, या m इजिकल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो आप इन दोनों को बैलेंस कर सकते हो। hi अपॉन ho इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, ये हमारे पास में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिस भी मीडियम का आप निकाल रहे हैं उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी नीचे रखनी है और दूसरे मीडियम की वेलोसिटी को ऊपर रखना है। तो अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में आएगी और दूसरे मीडियम में जो लाइट है वो कहाँ आएगी? न्यूमरेटर में आएगी। अगर मान लो कि मैं दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ तो वेलोसिटी नीचे v2 आएगा, ऊपर आएगा v1। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। समझ गए आप मेरी बात को? तो मैंने बोला n1 इजिकल्स टू v2 अपॉन v1 और n2 इजिकल्स टू v1 अपॉन v2। मतलब जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में जानी है। उस मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है, लाइट की जो स्पीड है वो कहाँ जाएगी? डिनोमिनेटर में जाएगी। ये आप देख सकते हैं। जहाँ से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला आपने फर्स्ट मीडियम का तो उसकी वेलोसिटी कहाँ पर है? नीचे है। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कई बार एंगल पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर का भी ये फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला में आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे ये जो f है, ये f हमारे पास में यहाँ पर क्या है? फोकल लेंथ है। f हमारे पास में फोकल लेंथ है। v हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। u हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये याद रखिएगा, ये जरूरी है चीजें। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस प्लस v अपॉन यू है, v अपॉन यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना ही है। अगला पावर ऑफ लेंस। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, p इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ लेनी है मीटर में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई हो तब आप कन्वर्जन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। मैं आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, p इज इक्वल्स टू 100/f, पर ये तब लगाना है जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई हो। याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लगाना जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो। कई बार क्या होता है हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और सेंटीमीटर कन्वर्जन के चक्कर में गलत हो जाता है, तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फोकल लेंथ 2 मीटर दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाओ, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाओ। याद रखना फोकल लेंथ मीटर में हो तो फॉर्मूला लगाओगे 1/f, और फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला लगाओगे 100/f। ये याद रखना बेटा। अगला देखिए चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से कौन सा मतलब मैं अगर बात करूं तो न्यू फॉर्मूला हमारे पास में है। तो फॉर्मूला हमारे पास में है Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। ये हमारे पास में फॉर्मूला रहेगा जिसमें हम ये यहाँ से कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलॉम। यहाँ पे N का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। तो I इज इक्वल्स टू Q/T, ये हमारे पास में बन जाएगा। ये करंट निकालने का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे Q चार्ज हो जाएगा,
और टी हमारे पास में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अगला आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं V इज टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। W का मतलब वर्क डन हो गया, Q का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ में हम बोलते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट आएगा R, IR, R का फॉर्मूला लिखेगा यहाँ से V अपॉन I। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा, R इज टू V अपॉन I। यहाँ पे यूनिट जो आएगी वो आएगी ओम। यूनिट क्या आएगी, ओम, सिंबल उसका ये। अगला देखिए, अब रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो यहां से रिलेशन ये निकला R रॉ मल्टीप्लाई L अपॉन A। तो यहां से रॉ का फॉर्मूला आएगा R इंटू A अपॉन L। ये हमारे पास में रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आएगा। यहाँ से यूनिट निकाली तो यूनिट क्या आई, ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, ये आया ओम मीटर। तो यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 हमारे पास में हो सकती है। तो ये रजिस्टिविटी हमारे पास में यहाँ हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का न्यूमेरिकल के बजाय आपको डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस हिसाब से होता है, ये R1, ये R2 और ये R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस हिसाब से होता है, R1, R2 और R3। ये कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल में। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो ये हुआ ऊपर वाला, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये वाला हुआ। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सीधा सा है, जितने भी रेजिस्टेंस है डायरेक्ट जोड़ लो। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 उन्हें सीधा सीधा जोड़ लो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैरेलल में चीजें अलग रहती है। हाँ जी, तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा। यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे पास में चीज़ें रहेंगी। तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे रहा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेक्स्ट आता है जूल्स हीटिंग लॉ। जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमें बनता है वो हीटिंग पे बनता है। जब आपको हीट कैलकुलेट करनी है तो आप वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे H डायरेक्टली, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये आप लगाएंगे। यहाँ पे I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, R का मतलब रेजिस्टेंस है, और T का मतलब हमारे पास में यहाँ पर टाइम है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा ये वाला, R का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, और T का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। T का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो H हमारे पास में क्या हो गया है, H हमारे पास में हो गया है हीट, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस, और T का मतलब यहाँ पर टाइम हो जाएगा। अगला देखिए, अब आता है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर में अगर मैं बात करूँ तो P इजिकल्स टू VI होता है ना, P इजिकल्स टू VI होता है। V का फॉर्मूला IR होता है, तो IR मल्टीप्लाई I, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। I का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, तो ये R से R कैंसिल, तो P का फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो ये भी हमारे पास में फॉर्मूला हो सकता है। तो P इजिकल्स टू VI पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, और ये तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो ये तीन फॉर्मूला हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। याद रखना, कोई बोल दे 1 किलोवाट आवर में कितनी वो यूनिट्स, मतलब सॉरी 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो याद रखना 1 किलोवाट आवर में जूल होते हैं 1 मल्टीप्लाई 1060 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 जूल। ये याद रखना बेटा ना, जूल पूछ लेना तो ये बताना है। और कितने किलोवाट होते हैं, तो 746 वो पावर मेगा हाउस पावर होती है, मतलब वो इक्वेशन अलग होता है। तो
तो याद रखना, अगर किसी ने ये पूछ लिया कि 1 किलोवाट आवर में जूल कितने हैं, तो ये लगाओगे 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, वो सारी केमिकल रिएक्शंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। केमिस्ट्री का पोर्शन रखा है लास्ट में, ताकि आपको ये चीज दिमाग में रहे कि कौन कौन सी रिएक्शंस आपको पढ़नी है ना। रिएक्शंस को अच्छी तरीके से लर्न करना है ताकि चीज़ों को आप अच्छे तरीके से याद कर सको, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। इसमें सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है। जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है ना, तो वहां पर लेड आयोडाइड बनता है, येलो कलर की पीपीटी बनती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या बोला मैंने? लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करोगे तो येलो कलर की पीपीटी बनेगी, दैट इज ऑफ लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे जो पीपीटी बनेगी येलो कलर की पीपीटी बनेगी, येलो कलर पीपीटी बनेगी। तो लेड नाइट्रेट हो गया, इसकी रिएक्शन आपने करवाई पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, ये बनेगी लेड आयोडाइड और 2KNO3, ये बन गया आपके पास, ये चीज बन गई, ठीक है। चलो, अगली रिएक्शन आती है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो जब भी आप बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में हमारे पास में कौन सी गैस आती है? मीथेन गैस आती है। कौन सी आती है? मीथेन गैस। मीथेन गैस में ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है लेड नाइट्रेट की बर्निंग और आयरन सल्फर की बर्निंग, आयरन सल्फेट की बर्निंग। लेड नाइट्रेट की बर्निंग का इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी बेटा। क्या निकलेगी यहाँ पर? ब्राउन फ्यूम्स। ये रिएक्शन एज इट इज आपको पूछी जा सकती है कि राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लिखिए। तो आपको डायरेक्ट ये रिएक्शन पूछी जा सकती है, तो सीधा सीधा अपने को लिखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो FeSO4 जो है, इसका रिएक्शन ये है क्योंकि इसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। किसकी स्मेल आती है? बर्निंग सल्फर। ये दोनों ही रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। यानी जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप हीट देते हैं, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप क्या देते हैं? हीट देते हैं, वो थर्मल डिकम्पोजिशन में आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं। अगली रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहां पर मैंने जगह इसलिए छोड़ी है इतनी ज्यादा, उसका रीजन बता देता हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आपके पास हाइड्रोजन गैस बनती है और एक ऑक्सीजन गैस बनती है। याद रखना कि हाइड्रोजन गैस कहां पर बनेगी? तो हाइड्रोजन गैस बनेगी भैया कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहां पर बनेगी? एनोड पर। एक क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड इज डबल टू दैट ऑफ एनोड। कैथोड पे बनने वाली गैस का वॉल्यूम एनोड पे बनने वाली गैस से डबल होता है। तो ये बिल्कुल डबल है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वॉल्यूम ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल है। ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हर साल देखेंगे कि ऐसा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल ही जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन पूछा कि उस केमिकल रिएक्शन को लिखिए जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आती है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में 2AgCl अपन इसको सनलाइट डाला, ये बन गया 2Ag सॉलिड और Cl2 गैस, ये बन गया। ये वाला भी लिख सकते हो AgBr, सनलाइट डालनी पड़ेगी बस। अगला है कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, किसके साथ में करवाई है? आयरन के साथ। मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन के निडल डालते हैं तो उसका कलर ब्लू से चेंज होकर ग्रीन बदल जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड इट फॉर्म्स FeSO4। तो Fe की कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करवाओगे, Fe ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को धक्का देगा, बनाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, जिसकी वजह से कलर क्या आ जाएगा? ग्रीन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, जो ज्यादा जरूरी है। क्लोरी एल्कली प्रोसेस अगर मैं बात करूं तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस भी है। ब्राइन सॉल्यूशन का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। इस प्रोसेस में NaOH का फॉर्मेशन होगा, 2NaCl + H2O, ये ब्राइन सॉल्यूशन हुआ। इसका आपने क्या करवाया? इसका आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो बना NaOH, Cl2 और H2। समझ गए आप? बेकिंग सोडा में अगर आप बात करेंगे तो फॉर्मेशन आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का एक फॉर्मूला याद कर लेना, ब्लीचिंग पाउडर का, हालांकि उसका फॉर्मूला भी आगे आ रहा है।
फिर भी याद कर लेना, CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में याद रखना CaSO4.2H2O। इसको आप 100 डिग्री के आसपास गर्म करेंगे तो आधा वाटर का मॉलिक्यूल बच जाएगा, बाकी 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो उड़ जाएगा। समझ गए आप। ब्लीचिंग पाउडर में आपने क्या करना है, जो लाइम वाटर है, चूने का पानी, लाइम वाटर, उसमें Cl2 गैस पास करनी है, जिससे CaOCl2 बनेगा और वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम की रिएक्शन आपने किसके साथ में करवानी है, वाटर के साथ में। तो सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ में कराओगे तो बनेगा NaOH और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हालांकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी, आग लग सकती है, कारण क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है आयरन विद स्टीम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आई हुई है, तो ये याद रखिएगा कि जब स्टीम की रिएक्शन आयरन के साथ करवाते हैं तो बनता है Fe3O4 + 4H2। नेक्स्ट आता है थर्मिट रिएक्शन, जो कि रेलवे ट्रैक्स पर जो क्रैक होती है, दरारें होती है, उसको भरने में काम आती है। इसमें हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम इस आयरन को हटाता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से आयरन जो है, लोहा जो है, ये पिघल जाता है और पिघलने के बाद इसे उस दरारों में भरा जाता है। ये वो रिएक्शन है। इसके बाद में जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनता है, इथेनॉइक एसिड बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदलने की जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अनसैचुरेटेड को किस में बदलते हैं, सैचुरेटेड में बदलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना। और लास्ट और फाइनल रिएक्शन अगर हमारे पास में हम देखें तो लास्ट और फाइनल रिएक्शन जो हमारे पास में आती है दैट इज एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन में किसकी रिएक्शन करवानी है, अल्कोहल प्लस एसिड की रिएक्शन करवानी है। अल्कोहल प्लस एसिड की रिएक्शन करवानी है, जिससे क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। एक रिएक्शन आप जरूर पढ़िएगा दैट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन सोप फॉर्मेशन की होती है, जिसमें सोप बनाया जाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज करना है, खूब सफिशिएंट टाइम अभी आपके पास में है। तो डायग्राम्स देखो, फॉर्मूलाज मैंने इसी एक पूरे लेक्चर में सारे फॉर्मूला ले लिए हैं जो 9th-10th मतलब जो 10th में हमारे अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो ले लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो सकती है उसका डिस्कशन हमने इस लेक्चर में किया है। तो अच्छे तरीके से लेक्चर को देखना, बढ़िया तरीके से पढ़ना है ना। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बेटा। थैंक यू सो मच।